प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड ऑल में। मैं आर के सर लेकर के आया हूं आपके लिए आज केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें आपने थंबनेल में देखा होगा। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों का जो आज टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग आज जानेंगे कि ये केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री को किस प्रकार से कैटेगराइज्ड किया गया है, और वर्गीकृत करने के बाद उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या उपयोग है हमारे जीवन में, किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों के जीवन को बिल्कुल सुगम, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल बनाया है, और किस प्रकार से उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दिया गया है, और साथ ही साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपका चैनल है स्टडी एंड ऑल, ये आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन चैनल है, जहां पर आपको मिलेगा क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल रेगुलर वे में वीडियोस मिलेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अर्थात आप इस बार 10th या 12 का बोर्ड देने वाले हैं, तो आपके लिए ये चैनल और भी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसी चैनल पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्लास 10 और क्लास 12 का क्रैश कोर्स, कंप्लीट क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में, जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक्स का बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आता है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस चैनल से मिलने वाली सुविधाएं, मतलब बेनिफिट मिल सके, और वो लोग भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करते हैं इस केमिस्ट्री क्लास में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, ये है केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये केमिस्ट्री को साइंस का ब्रांच क्यों माना गया, क्यों केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री एक्चुअल में बताता क्या है, केमिस्ट्री होता क्या है। तो प्यारे बच्चों समझिए, दुनिया में कोई भी वस्तु क्या कहलाता है? पदार्थ। अगर आप केमिस्ट्री के नजर से देखें तो इस दुनिया में जितना भी चीज आप देखते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसको छू सकते हैं, ठीक है, वो सब का सब क्या होता है? पदार्थ होता है, जो स्थान छेकता है। और जितना भी पदार्थ है प्यारे बच्चों, वो मिलकर के बना होता है एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक छोटे छोटे कण से, जिसको बोलते हैं परमाणु। अब सवाल ये आता है कि जब सारे पदार्थ, दुनिया में जितना भी पदार्थ है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो सब का सब एक छोटे से कण से मिलकर के बना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। जब सब परमाणु से ही मिलकर के बना है, तो सबका गुण एक जैसा क्यों नहीं है? सब एक जैसा क्यों नहीं दिखता है? सब फिर अलग अलग क्यों दिखता है? तो यही गुण का अध्ययन करना हमारा, फिर ये साइंस के जिस ब्रांच में होता है, वही कहलाता है हमारा केमिस्ट्री। तो बेसिकली अगर हमारा केमिस्ट्री का बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री पदार्थों का अध्ययन है। केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? ये है आपके पदार्थों का अध्ययन करना ही कहलाता है आपका केमिस्ट्री। मतलब साइंस के इस ब्रांच में, किस ब्रांच में? केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थों में किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहले तो उस पदार्थों के का अध्ययन जो करते हैं, उसमें पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसके संरचना का अध्ययन करते हैं, उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अभिक्रियाओं का अध्ययन करना ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। मतलब इस दुनिया में जितना भी पदार्थ आप देख पा रहे हैं, जितना महसूस कर पा रहे हैं, आप अपने आसपास नजर दौड़ा लीजिए, जितना भी चीज दिख रहा है ना, सबका सब पदार्थ है। सबका सब क्या है? पदार्थ है। और उन पदार्थों के बारे में ही स्टडी करना हमारा साइंस के जिस ब्रांच में होता है, वो केमिस्ट्री कहलाता है। अब देखिए, इतना सारा पदार्थ, इतना सारा गुण, इतना सारा नियम, तो इनको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए उसको कैटेगराइज्ड किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अलग अलग भागों में किस प्रकार से बांटा गया है, तो वो देखिए। तो ये जो केमिस्ट्री है प्यारे बच्चों, इसको 3 भाग में बांटा गया। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलेंगे भौतिक रसायन।
दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन। तो इस तीनों में हम पदार्थ का अलग अलग तरह से बात कर लेंगे कि किसमें किस पदार्थ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें भौतिक रसायन, भौतिक रसायन मतलब क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, समझिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में पदार्थ के भौतिक गुणों, पदार्थों के भौतिक गुणों के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। सिद्धांतों, प्रिंसिपल, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। किसमें किसमें करते हैं प्यारे बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन का बात हो रहा है। वहीं पर अगर बात किया जाए अकार्बनिक रसायन, देख लीजिए, अकार्बनिक मतलब कार्बन के अलावा। तो इसमें कुछ तत्वों को छोड़ करके, कुछ तत्व कौन कौन सा, तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन जिन तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे ना, उसको छोड़ करके बाकी जो सब भी बचेगा, उस प्रकार के तत्व और उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन हम लोग करेंगे अकार्बनिक रसायन में। तो समझिएगा कार्बनिक रसायन। प्यारे बच्चों, कार्बनिक रसायन को ना ऐसे समझते हैं, देखिए नाम में ही लगा हुआ है कार्बनिक रसायन। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर केमिस्ट्री से आपको डर लगता है तो केमिस्ट्री से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आपको ना एक बार बस ध्यान ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से समझना होता है। मतलब आपको ना, अगर मतलब सोचिए ना कि पदार्थों का अध्ययन, हमारे आसपास जितना चीज है इसी के बारे में जानना, तो कितना मतलब उत्सुकता होना चाहिए। और जिस समय आपको उत्सुकता हो गया ना, और एक एक चीज के बारे में ना अगर आपने डिटेल में जानना शुरू किया ना, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाने वाला है। तो देखिए, मैं बात कर रहा था कार्बनिक रसायन। तो अगर आप नाम से ही देखेंगे, कार्बनिक रसायन मतलब वैसा रसायन जिसमें मुख्य रूप से कार्बन मौजूद होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बनिक रसायन में मालिक कौन होगा, कार्बन। और कार्बन का साथ देगा वहां पर कुछ और तत्व, जैसे कार्बन के साथ मुख्य रूप से रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु आपस में अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाएगा। ठीक है, जो कि हमारा कैसा होगा, जो कि रासायनिक यौगिक होगा। और उस रासायनिक यौगिक के फिर से गुण का, संरचना का, हाँ गुण का, संरचना का, और क्या, उसके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन जिस ब्रांच में करेंगे वही क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान की एक प्रमुख शाखा, एक ब्रांच है जिसमें मुख्य रूप से किसके बारे में, कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करता है। तथा अब देख लीजिए, यौगिक का निर्माण किया ना, यौगिक क्या होगा, पदार्थ। और पदार्थ के गुण, संरचना, रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ पर जो यौगिक बना, तो उस यौगिक में फिर इन्हीं तीनों चीज का अध्ययन करना है, संरचना, गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये कहलाता है आपका कार्बनिक रसायन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मुख्य रूप से, ऐसा नहीं कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ, क्या कह रहा है, मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसका मतलब और भी कुछ होगा जो इसका मदद करेगा। तो और भी है कुछ तत्व। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा कुछ और तत्व होता है प्यारे बच्चों, इसके अलावा कुछ और तत्व भी कार्बन से संयोग कर कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी मौजूद है, जिसका मतलब कार्बन के साथ संयोग करने से, रासायनिक अभिक्रिया करने से क्या बनता है, हमारा कार्बनिक रसायन। तो प्यारे बच्चों, वो जो तत्व होता है ना, वो होता है आपका ऑक्सीजन, O2। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, H2,
इसके अलावा होता है फॉस्फोरस पी, इसके अलावा होता है सिलिकॉन Si, और इसके अलावा होता है हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व हमारे आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 17 का तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन, इसके साथ जब कार्बन मिल करके यौगिक का निर्माण करता है ना, तब वो भी कहलाता है आपका कार्बनिक रसायन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ गए कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो कार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो किसका अध्ययन करना, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनेगा, उसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और हेलोजन तत्व से मिलकर के जो यौगिक बनेगा ना, वो आपका कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ध्यान से देखिए, क्या हमारे आवर्त सारणी में सिर्फ इतना सा ही तत्व है? कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और हेलोजन तत्व। इसके अलावा भी है ना, तो इनके अलावा जितना भी तत्व होता है, तो मतलब क्या हम बोलेंगे, कार्बनिक, यहाँ पर अकार्बनिक में हम क्या लिखेंगे, कार्बनिक रसायन में प्रयोग होने वाले तत्वों के अलावा, मतलब कार्बनिक यौगिकों में प्रयुक्त तत्वों के अलावा बाकी तत्वों एवं यौगिकों के गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अकार्बनिक रसायन। तो आप लोगों ने समझा भौतिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है और अकार्बनिक रसायन क्या होता है। ठीक है, तो कार्बनिक में एकदम आसान है, समझना है, जिसमें मालिक कार्बन होगा और मालिक का सबसे मुंह लगुआ, मतलब उसका सबसे करीबी कौन रहेगा, हाइड्रोजन, और इसके अलावा और बाकी का जो चेला चपाटी होता है वो कौन कौन सा होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और हेलोजन तत्व। ये सब मिलकर के जिस यौगिक का निर्माण करता है वही आपका कहलाता है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले बताया किसने, तो ये हमने लिखा है, देखिए ये जो आधुनिक केमिस्ट्री का जनक है ना प्यारे बच्चों, आधुनिक केमिस्ट्री का जनक इनको कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर, इनको कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा ऐसा ऐसा नियम बताया ना जिसके बिना की केमिस्ट्री का इमेजिनेशन भी पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए इनको आधुनिक केमिस्ट्री का जनक कहा गया। किनको? एंटोनी लेवोजियर को। हिंदी वाले बुक में लेवाइसिए भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले 1784 में इन्होंने बताया था कार्बनिक यौगिक के बारे में, और इन्होंने क्या बताया था प्यारे बच्चों कार्बनिक यौगिक के बारे में, वो जानिए। इन्होंने बताया था कि दुनिया में जो भी सजीव है, ठीक है, समझ रहे हैं, दुनिया में जो भी सजीव है, सजीव मतलब क्या, जो सांस ले, जो ग्रो करे, जो खाना खाए, जो चले, मतलब आपको पता है कि सजीव क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई ऐसा गुण हो जो अभी हमने बताया। तो उस सजीव में से वो जो भी पदार्थ का निर्माण होता हो या जो भी उत्पाद का निर्माण होता हो, वो सब का सब आपका कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, वो सब का सब क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। जितना भी लिविंग बींग्स, जैसे कि आप अनाज उगाते हैं, ठीक है, आप नहीं उगाते हैं, किसान उगाता है, मतलब समझना है। जैसे किसान अनाज उगाया तो वो पेड़ पौधा सजीव है ना, तो उस पेड़ पौधा से आपको अनाज मिला, जिसमें मिला कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मिला आपको प्रोटीन। ठीक है, ये सब का सब आपका कार्बनिक यौगिक है। जैसे अपने भाई एनिमल्स रख रखा है, ठीक है, जानवर, फिर उसका यूज करते हैं मांस के लिए, तो उसमें आपको मिलता है प्रोटीन, विटामिन, उसके अलावा फैट, ये सब का सब कार्बनिक यौगिक है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो हुआ कार्बनिक यौगिक। अब हम समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है और क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहला नंबर ना, अगर हम बात करें, सबसे पहला नंबर भोज्य पदार्थ, यानी कि भोजन, भोज्य पदार्थ मतलब हमारा फूड। तो फूड में देख लीजिए क्या क्या,
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है प्यारे बच्चों? कार्बनिक यौगिक। उसके अलावा विटामिन्स, विटामिन्स, प्रोटीन, प्रोटीन, ये सब का सब जो है ना वो क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। ये तो हो गया भोज्य पदार्थ। इसके अलावा आ जाइए दूसरा नंबर, औषधि। औषधि जिसको हम बोलेंगे ड्रग्स, ड्रग्स या मेडिसिन। मेडिसिन जब आप क्लास 12 में जाएंगे ना तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको बहुत सारा मेडिसिन के बारे में जानना है। तो यहाँ पर जो ये औषधि या मेडिसिन है प्यारे बच्चों, समझिएगा, तो ये किस लिए यूज होता है? जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो उसको बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि का जरूरत पड़ता है। और ये औषधि जो होता है ना, ये भी क्या होता है? ये भी होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मतलब कार्बनिक रसायन का यौगिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो औषधि में जैसे पैरासीटामोल सबसे कॉमन दवाई है, पैरासीटामोल कार्बनिक यौगिक है। उसके अलावा क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल कार्बनिक यौगिक है। उसके अलावा एस्प्रिन कार्बनिक यौगिक है। जितना भी अंग्रेजी दवाई यूज करते हैं सब का सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद तीसरा नंबर, प्रसाधन। प्रसाधन, प्रसाधन में समझिएगा, ठीक है? प्रसाधन जैसे कि आपका ना सजने संवरने वाला इक्विपमेंट है, तेल, साबुन, क्रीम, उसके बाद अलग अलग मेकअप का सामान, ठीक है? वो सब का सब किससे बना होता है? कार्बनिक यौगिक से। जो किसका उदाहरण है? कार्बनिक रसायन, तेल, साबुन, क्रीम इत्यादि, ये सब का सब, ठीक है मेरे बच्चों? प्रसाधन। उसके अलावा आ जाइए, उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला सामान, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला सामान, तो देखिए सुबह जगते हैं ना, सुबह जगते हैं वहां ब्रश करने से लेकर के, ठीक है? अब हर एक चीज पे गौर करिए, हर एक चीज भाई, बाल्टी, लोटा, ब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल, जितना भी चीज यूज करते हैं सब का सब किसका दिया हुआ है? कार्बनिक कंपाउंड का दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक का। ये हो गया नंबर 4। अब नंबर 5 में आ जाइए। तो नंबर 5 में और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कृषि, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक, कीटनाशक। तो कीटनाशक जितना भी होता है जिसका छिड़काव इसलिए किया जाता है कि पेस्टिसाइड्स मतलब कीट पतंग जो ना फसल को नुकसान पहुंचाता है उसको खत्म किया जाए। जैसे हो गया आपका BHC, जिसको BAC नाम से जानते हैं, व्हाइट पाउडर होता है। इसके अलावा DDT, इन सब चीजों का ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल है BHC, DDT इत्यादि। ये सब का सब आपका जो भी प्रयोग होता है वो सब का सब है कार्बनिक कंपाउंड। इसके अलावा भी औद्योगिक मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, कल कारखानों में जितना भी केमिकल्स यूज होता है ना प्यारे बच्चों, सब का सब आपका क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड। तो ये तो हुआ कार्बनिक कंपाउंड, जिसके बारे में ना मतलब क्या बोला जाए कि क्लास 11 में उसका छोटा सा पार्ट है और क्लास 12 में तो बहुत सारा पार्ट है। फिर अगर आप ना आगे केमिस्ट्री से कंटिन्यू करते हैं तो उसके बारे में और भी डिटेल से आपको जानने मिलेगा। तो फिलहाल हम इतना जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक होता है या वैसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? कार्बन। और कार्बन का साथ सबसे ज्यादा कौन देता है? हाइड्रोजन। उसके अलावा कौन कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, हेलोजन तत्व, फास्फोरस, ये मिलकर के बनाता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हम जो कार्बनिक यौगिक में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो है हाइड्रोकार्बन, ठीक है? तो इतना सा अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के बारे में। चलिए, अपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो फिर से हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर के बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता हो, कार्बन
मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो उससे जो एक नया यौगिक बनेगा। यौगिक पता है आपको, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संयोग कर एक नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। उसी तरह से यहां पर वो कहलाता है यौगिक। उसी तरह से यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों किन किन चीजों से मिलकर के बना होगा? तो ध्यान से देखिए, यह हाइड्रोकार्बन जो बना होगा ये बना होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्लस इससे कार्बन से मिलकर के, तो हाइड्रोजन परमाणु और कौन सा कार्बन परमाणु जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है तब जो आपका यौगिक बनता है वही कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए इसको परिभाषा में लिखना कितना आसान रहेगा। हम क्या लिखेंगे कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु के अभिक्रिया द्वारा सहसंयोजक आबंध के सहायता से निर्मित होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन परमाणु मिलकर के क्या बना रहा है? आपका हाइड्रोकार्बन बना रहा है। तो यहाँ पर एक नया चीज आ रहा है, सहसंयोजक आबंध द्वारा। तो प्यारे बच्चों, सहसंयोजक आबंध क्या होता है? जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। जैसे आपको पता है कि किसी भी परमाणु के सबसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 32। हाँ, तो अपने बाह्यतम कक्षा अगर एक ही कक्षा है तो 2 पूरा करना चाहेगा। एक से अधिक अगर कक्षा है तो अलग अलग कक्षक में सबसे बाह्यतम कक्षा में 8 पूरा करना चाहता है, जिसको अष्टक पूरा करना कहते हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 ही कंडीशन होता है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन दे दे या ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। हाँ, और यहाँ पर दोनों कंडीशन नहीं होगा, ना तो वो ले सकता है ना दे सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा? साझेदारी करेगा। और साझेदारी कैसे होता है कि चल भाई एक पैसा हम लगाते हैं तो एक पैसा अगला लगाएगा, ये होता है साझेदारी। और जब साझेदारी के तहत आबंध का निर्माण होता है तो वो कहलाता है आपका सहसंयोजक आबंध। तो यहाँ जो हाइड्रोकार्बन बनता है ना, तो वो हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन परमाणु के बीच में साझेदारी से बनता है, इसीलिए ये होता है सहसंयोजक आबंध। ठीक है, आप समझ गए सहसंयोजक आबंध। अब हाइड्रोकार्बन का अगर हम एग्जांपल देखें प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल देखें तो आपका पेट्रोलियम उत्पाद जितना भी होता है, ठीक है, ये सब का सब उदाहरण होता है हाइड्रोकार्बन का। इसके अलावा एलपीजी जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, इसके अलावा सीएनजी, पता है सीएनजी, जिससे कि आजकल भाई क्या मोटर व्हीकल चलता है, बड़े बड़े शहर में चले जाइए तो डीजल वाला ऑटो चलाना अलाउड नहीं है, या तो बैटरी से चलेगा या सीएनजी से चलेगा। तो ये सीएनजी हो गया। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा मेथेन, एथेन इत्यादि, ये सब का सब जो है ना, सब का सब एग्जाम्पल है किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो आपने समझा हाइड्रोकार्बन। अब ये भी समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ ना सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। तो आप प्यारे बच्चों जानते हैं यहाँ पर किन किन तत्वों का बात हुआ है? पहला तत्व है कार्बन। इसका संकेत होता है C और परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या होता है 6। अगर ध्यान से देखिए किसी भी परमाणु के सबसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 6 में से 2 वो पहले कक्षा में रहेगा तो दूसरे कक्षा में कितना बचेगा? 4 बचेगा ना, 4। तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने हेतु 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। वहीं पर दूसरा क्या है अपने पास? दूसरा है अपने पास हाइड्रोजन। देखिए दूसरा अपने पास हाइड्रोजन H और इसका परमाणु संख्या होता है 1, परमाणु संख्या 1। तो इसके पास एक ही कक्षा है और सबसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बेचारे के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखिए ये क्या करता है, जैसे कि आपका एक कार्बन है
तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में देख लीजिए 4 है ना, और यहां पर इसको पुराना है 8। तो अब बताइए, हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी एक दे भी दे तो क्या भला होगा कार्बन का? नहीं हो सकता है ना। तो ये कार्बन अलग अलग 4 हाइड्रोजन को पकड़ता है। बोला भाई रे देख, तुम ही मदद कर सकता है मेरा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, 4 अलग अलग हाइड्रोजन को पकड़ लिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो 4 हाइड्रोजन को पकड़ा, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन को देके फुसला दिया, ठीक है, क्योंकि इसको अपना काम निकलवाना था। अब चारों को दे दिया, बोला चारों को, अब चारों का मदद किए हैं तो भाई मेरा मदद कौन करेगा, तो चारों फटाफट तैयार हो जाता है। तो ये चारों ना इसको एक एक वो भी दे देता है। तो इस तरह से देखिए, सब हाइड्रोजन का दो दो पूरा हो गया, और ये कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। इस तरह से ये अष्टक पूरा कर लेता है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन मतलब एक आबंध, एक पेयर इलेक्ट्रॉन से बनता है एक आबंध, 2 जोड़ी से 2 आबंध, 3 जोड़ी से 3 आबंध। तो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक जोड़ी है ना, तो अगर इसको हम संरचना में दिखाएं तो कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक जोड़ी के साथ है। तो इस तरह से ये हो गया CH4। तो इस तरह से आपका बनता है मेथेन। तो आपने समझा किस तरह से सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। चलिए, तो ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल ये हमने बताया कि किस प्रकार से सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। अब देखिए, बात कर लेंगे हम कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोकार्बन आपका बन रहा है सहसंयोजक आबंध से। मौजूद कौन रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये अधिकतम साझेदारी करेगा तो एक गो का ना, ये बेचारा कहीं से भी 2 गो हो सकता है कि चलो हम कहीं से जुगाड़ करके 2 गो लाते हैं, तब 2 गो का साझेदारी करेंगे, ला ही नहीं सकता, इतना गरीब है, एक ही है, तो ये एक का ही साझेदारी करेगा। लेकिन कार्बन के पास 4 गो है ना, तो अगर कार्बन कार्बन आपस में साझेदारी करता है तो एक इलेक्ट्रॉन का भी कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का भी कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का भी कर सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही करेगा ना, तो हाइड्रोकार्बन नहीं रह जाएगा, क्योंकि 4 गो ई कार्बन देगा, 4 गो ई कार्बन, दोनों का 8 पूरा हाइड्रोजन गया तेल लेने, तो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन, ये सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच में एक जोड़ी का साझेदारी होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध का निर्माण होगा, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। वही कार्बन कार्बन अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, तो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध लगेगा। इसका मतलब आबंध का संख्या घटेगा या बढ़ेगा किसके बीच? कार्बन के बीच, ना कि हाइड्रोजन के बीच। तो यहां पर जो हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर जो हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण वो किसके आधार पर, तो वो किसके आधार पर करेंगे? देखिए, कार्बन कार्बन के बीच मौजूद एकल कॉमा द्विआबंध अथवा त्रिआबंध के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल आबंध रहेगा तो क्या बनेगा? द्विआबंध रहेगा तब क्या बनेगा? त्रिआबंध रहेगा तब क्या बनेगा? तो इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन को अगर हम वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं, तो ये सबसे पहले 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो एलिफैटिक होता है ना, ये सुगंधहीन होता है। सुगंधहीन या सुगंधहीन क्यों? सिर्फ गंधहीन लिखिए, कोई गंध नहीं होता है। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, ये एरोमा शब्द से मिलकर के बना है। एरोमा से, एरोमा का मतलब होता है सुगंधित, सुगंधित। ठीक है। तो 2 भाग में बांटे हाइड्रोकार्बन को। एक होता है प्यारे बच्चों एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक किसको कहेंगे? जो खुली श्रृंखला का निर्माण करे, जो खुली
श्रृंखला का निर्माण करे वो क्या कहलाएगा आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। वहीं पर जो बंद श्रृंखला कह लीजिए या कह लीजिए कि रिंग जैसा संरचना बनाता है, रिंग संरचना का निर्माण करता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जब खुली श्रृंखला में मौजूद रहे तो एलिफेटिक कहलाएगा, और कार्बन हाइड्रोजन जब बंद श्रृंखला में मौजूद रहे तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे? उसमें सुगंध होता है, जो सुगंधित हाइड्रोकार्बन होगा वो एरोमेटिक होगा, या जो रिंग जैसा संरचना बनाएगा एरोमेटिक कहलाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा एलिफेटिक। ठीक है। अब देखिए खुली श्रृंखला में भी इसको दो भाग में बांटा है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। अब समझेंगे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। प्यारे बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जहां कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध का निर्माण हो। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध अगर मौजूद हो, एकल आबंध बोले तो क्या सिंगल बॉन्ड, जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा उस प्रकार का हाइड्रोकार्बन कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वहीं पर अगर बात किया जाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो देखिए एकल, द्विआबंध अथवा त्रिआबंध, यहाँ तीन गो प्रकार है नहीं, एगो बेचारा एकल में मान गया तो यहाँ पे बचेगा क्या इसके हिस्सा में द्विआबंध और त्रिआबंध। तो जहां कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, उस तरह का हाइड्रोकार्बन कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना सा बात अगर आप समझ गए तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे अलग से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसका पूरा डिटेल में हम लोग जाएंगे, एग्जाम्पल और इसका सारा स्ट्रक्चर हर कुछ देखेंगे, इसका उपयोग देखेंगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आया प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि आपके दोस्त को भी आपके साथ साथ भाई क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो भाई वक्त आ गया है, आपसे लेंगे विदा, फिर अगले क्लास में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ, और साथ ही साथ आपको फिजिक्स की क्लासेस भी मिलेगी प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ाई करिए। थैंक यू, जय हिंद।